अक्सर अमेरिका की पहली महिला सीरियल किलर कही जाने वाली आइलीन वॉर्नोस न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे कुख्यात नामों में से एक है। कई पुरुषों की हत्या में उसकी भूमिका से मीडिया में हलचल मच गई और लोग सोचने लगे कि साधारण दिखने वाली लड़की मौत की देवी कैसे बनी। वॉर्नोस की पृष्ठभूमि देखें तो उसकी जिंदगी गरीबी, हिंसा और उपेक्षा से भरी थी, जो अक्सर भविष्य के कातिल की वजह बनती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ जुड़िए, जहां हम एलिन वॉर्नोस के विवादास्पद जीवन और अपराधों की जांच करेंगे। एलिन वॉर्नोस का जन्म 29 फरवरी 1956 को मिशिगन के रोचेस्टर स्थित क्लिंटन अस्पताल में एलिन कैरोल पिटमैन के नाम से हुआ था। खुश और स्वस्थ बच्ची, वह डायन वॉर्नोस और लियो पिटमैन की दूसरी संतान थी। लेखक और अपराध शास्त्री क्रिस्टोफर बेरीडी ने वॉर्नोस की जीवनी मॉन्स्टर माय ट्रू स्टोरी में उल्लेख किया है कि डायन की उम्र बच्चे के जन्म के समय 14 साल थी। अधिकांश रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने 14 साल की उम्र में लियो पिटमैन से शादी की और 16 साल की उम्र में वॉर्नोस को जन्म दिया। पिटमैन डायन से कई साल बड़े थे, हैंडीमैन थे और उनकी छवि यौन विकृत व्यक्ति की थी। डायन के भाई बहनों ने उन्हें अपमानजनक कहा। उसके भाई बैरी ने बताया कि एक बार पिटमैन ने उसे शारीरिक रूप से धमकी दी थी अगर वह डायन को कोई संदेश देने से मना करता। पिटमैन और डायन की शादी जल्दी टूट गई। शादी के 2 साल से भी कम समय बाद और एक तूफानी रिश्ते के बाद पिटमैन ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और डायन ने तलाक के लिए अर्जी दी। कीथ वॉर्नोस का जन्म मार्च 1955 में वॉर्नोस से 11 महीने पहले हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार वॉर्नोस ने 1967 में 11 साल की उम्र में अपने पिता को कभी नहीं जाना। पिटमैन को कंसास में प्रथम श्रेणी के अपहरण, वैधानिक बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य में दोषी पाया गया, जब उसने 7 वर्षीय लड़की का अपहरण कर राज्य सीमा पार ले जाकर यौन शोषण किया। उसे आजीवन कारावास मिला। बेरीडी ने बताया कि पिटमैन पर एक अन्य लड़की की हत्या के भी सबूत थे, हालांकि उस अपराध में वह दोषी नहीं ठहराया गया। दोषी ठहराए जाने के बाद उसने मनोरोग अस्पतालों में समय बिताया, जहां उसे सिजोफ्रेनिया बताया गया, और 1969 में जेल में रहते हुए उसने अपनी चादर से फंदा बनाया और खुद को फांसी लगा ली। डायन तलाक के बाद बच्चों की देखभाल नहीं कर सकी। गुजारा मुश्किल था और कम उम्र व तलाकशुदा होने के बावजूद डायन को राज्य कल्याण से मदद नहीं मिली। 1960 में डायन ने अपने दोनों बच्चों को माता पिता लॉरी और एलिन वॉर्नोस के पास छोड़ दिया, जिन्होंने मार्च में दोनों को कानूनी रूप से गोद ले लिया। दोनों भाई बहन ट्रॉय, मिशिगन में लॉरी, एलिन, बैरी और लॉरी के साथ पले बढ़े। परिवार निजी था, हालांकि समुदाय छोटा और जुड़ा था। पड़ोसियों को याद है कि वॉर्नोस परिवार ने कभी उन्हें नहीं बुलाया और हमेशा पर्दे बंद रखते थे। सभी मानते हैं 6 साल की वॉर्नोस को पालना आसान नहीं था। उसने माचिस में गहरी रुचि लेकर अपने दादा दादी के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी, और एक बार तो उसने लाइटर फ्लूइड भी हासिल कर लिया, जिससे उसके चेहरे पर जलने के निशान पड़ गए। इसी तरह, हालांकि लॉरी और आइलीन भी रहने के लिए सबसे आसान अभिभावक नहीं थे, क्योंकि दोनों के बारे में बताया गया था कि वे शराबी थे। लॉरी को मॉन्स्टर माय ट्रू स्टोरी में डरावने आदमी के रूप में दिखाया गया था, जो अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे चमड़े की बेल्ट रखता था। एक सर्वव्यापी तीसरा पक्ष। वॉर्नोस से बेल्ट को सैडल, साबुन और कंडीशनर से साफ करवाया जाता था, और उसने कहा कि इसका अक्सर उसके खिलाफ इस्तेमाल होता था। उसने याद किया कि उसे जबरन कपड़े उतारकर रसोई की मेज पर झुकने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि उसे पीटा जा सके, जबकि अन्य समय में उसे अपने बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि वह मार सह सके। लोवरी अक्सर इन हमलों के दौरान नशे में रहते थे और वॉर्नोस से कहते थे कि उसे कभी जन्म नहीं लेना चाहिए था, और उसने कहा कि तुम सांस लेने के भी लायक नहीं हो। बाद में उस पर बचपन में यौन शोषण का आरोप भी लगाया। बैरी वॉर्नोस, उसके गोद लिए भाई और जैविक चाचा ने गवाही दी कि घर में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था।
उन्होंने कहा कि उनके परिवार की जीवन शैली सामान्य थी और वे एक सीधे साधे परिवार थे। हालांकि उन्होंने यह माना कि उनके पिता कुछ हद तक सख्त थे और उन्होंने नियम बनाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि लॉरी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें सम्मानित और प्रशंसित किया जाना चाहिए। बेरी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता को वार्नोस को मारते नहीं देखा, लेकिन स्कूल में उसे कभी कभी थप्पड़ पड़ते ही थे। वार्नोस बहुत लोकप्रिय नहीं थी। सिंथिया शॉविन, जो वहीं रहती थीं और वार्नोस से 1 साल बड़ी थीं, ने वह समय याद किया जब बच्चे पिट्सेस में इकट्ठा थे। एक वैन वहां से गुजरी और वार्नोस को धक्का देकर सिर में चोट पहुंचाई। सिंथिया ने कहा कि किसी ने उसकी मदद नहीं की, शायद लोग उसे पसंद नहीं करते थे। इसी तरह वार्नोस के साथ घर पर अक्सर दुर्व्यवहार होता था, क्योंकि वह स्कूल में अपने चेहरे और बाहों पर चोट के निशान लेकर आती थी। वार्नोस की पहचान एक बाहरी व्यक्ति के अलावा इस वजह से भी थी कि स्कूल में सबको पता था उसका अपने जैविक भाई कीथ से यौन संबंध है। यह एक तथ्य है जिसे वार्नोस ने खुद स्वीकार किया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह संबंध किस उम्र में शुरू हुआ था। इसके अलावा 11 साल की उम्र में वार्नोस ने सिगरेट के बदले यौन संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। हालांकि कभी कभी वह अपने साथियों से खाने या नशे की चीजों की भी मांग करती थी। स्थानीय बच्चों ने उसे सिगरेट बैंडिट और सिगरेट पिग का नाम दिया था। इसके बाद कीथ और वार्नोस को यह विश्वास दिलाया गया कि वे लोरी और आइलीन के जैविक बच्चे हैं, न कि उनके पोते पोतियां। 11 से 12 साल की उम्र तक वार्नोस को सच्चाई नहीं पता थी, जिससे उसका परिवार बिखर गया। वह पहले से ही जानती थी कि वह अपने साथियों के बीच फिट नहीं बैठती, लेकिन अब उसे लगा कि जिन लोगों को वह अपने माता पिता समझती थी, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि वह लोरी और आइलीन के प्रति और भी ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक हो गई। उसका गुस्सा अब फूट पड़ता था और काबू से बाहर हो गया था, जिससे उसके अपने दादा दादी के साथ पहले से ही टूटे हुए रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए। कई बार ऐसा हुआ, फिर लोवरी ने उसे घर से निकाल दिया। पहली बार उसने 2 दिन एक अनजान लड़के के साथ जंगल में बिताए और फिर घर लौटी। कुछ समय बाद उसे फिर घर से निकाल दिया गया। इस बार उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। वार्नोस एक लड़की डॉन बॉटकिंस के साथ भाग गई, जो उसकी फांसी तक सबसे करीबी दोस्त रही। दोनों ने लिफ्ट लेकर कैलिफोर्निया गए, फिर डेट्रॉइट लौटे और अक्सर 7 माइल रोड जाते थे, जिसे शहर का बेरुखबर इलाका माना जाता है। ड्रग्स हासिल करने के साथ साथ वे नियमित रूप से नशा करने लगे। किशोरावस्था में कदम रखने से पहले ही वार्नोस 12 साल की उम्र में ही भारी शराब पीने लगी थी। शराब और नशे के कारण वह अक्सर बेहोश हो जाती थी और पिछली रात याद नहीं रहती थी। वार्नोस का पुरुषों और लड़कों द्वारा अक्सर यौन शोषण होता था। इन दिनों वह अक्सर कपड़ों पर वीर्य के दाग के साथ उठती थी और कई बार उसका शोषण सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों के सामने होता था। शायद यह हैरानी की बात नहीं कि वार्नोस पढ़ाई में प्रतिभाशाली नहीं थी। शिक्षकों ने उसे अनमना और जिज्ञासा रहित कहा, लेकिन उसमें कुछ कलात्मक प्रतिभा देखी। फिर भी वह न तो ध्यान केंद्रित कर पाई और न ही उसे पर्याप्त समर्थन मिला कि उसकी रचनात्मकता निखर सके। 14 साल की उम्र में उसने स्कूल के बाथरूम में टॉयलेट पेपर रोल जलाया था, जिसके कारण उसकी शिक्षकों ने उसके दादा दादी से संपर्क किया और उन्हें चेतावनी दी कि उसे सही मदद और हस्तक्षेप की आवश्यकता है। लोवरी और आइलीन ने ध्यान नहीं दिया। जूनियर हाई स्कूल में वार्नोस को सुनने और देखने में दिक्कत होने लगी। कुछ ही समय बाद उसका IQ 81 पाया गया, जिसे औसत से कम माना जाता है। इसके अलावा लगभग 14 साल की उम्र में वार्नोस गर्भवती हो गई। यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चे का पिता कौन था। कुछ लोग कहते हैं वह कीथ या लॉरी था, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि वह परिवार का मित्र था जिसने उसका यौन शोषण किया। उसने अपने दादा दादी को यह नहीं बताया कि वह गर्भवती है, क्योंकि उसे डर था कि वे क्या करेंगे। लेकिन आखिरकार जब वह 6 महीने की गर्भवती थी, तब उसने उन्हें सच बता दिया। लॉरी बहुत गुस्से में था और वार्नोस को गर्भावस्था के लिए दोषी ठहराया। कहा जाता है कि उसने वार्नोस और कीथ को चेतावनी दी थी कि अगर वे उसके घर या दरवाजे पर आए तो वह उन्हें मार डालेगा। इस बीच
आइलीन अधिक सहानुभूतिपूर्ण थी और उन्होंने पति को समझदारी के लिए मनाने की कोशिश की। उसकी कोशिशें नाकाम रहीं और वार्नोस ने 23 मार्च 1971 को अविवाहित माताओं के घर में बेटे को जन्म दिया। स्टाफ को याद है कि वह मुश्किल स्वभाव की थी और बाकी लड़कियों से नहीं बनी, जबकि वे भी उसकी तरह थीं। उसे मजबूरी में बच्चा गोद देना पड़ा। आगे क्या हुआ पता नहीं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद वार्नोस ने स्कूल छोड़ा और उसकी दादी का लीवर फेल होने से निधन हो गया। इस समय के आसपास लोरी ने कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वह पानी से भरे बेसमेंट में बिजली चालू करके खड़ा हो गया ताकि खुद को करंट लगा सके, लेकिन वह बच गया। 15 साल की उम्र में वार्नोस को उसके दादा ने घर से निकाल दिया था। बाद में लोरी ने अपनी जान ले ली। मार्च 1976 में जब वह 65 साल के थे, उन्होंने खुद को गैराज में बंद करके कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से अपनी जान दे दी। वार्नोस ने ही उनकी लाश खोजी थी। गौरतलब है कि भले ही एलिन की आधिकारिक मृत्यु का कारण लिवर फेल्योर था, लेकिन उनकी बेटी वार्नोस की मां डायने मानती थीं कि उनके पिता ने उनकी मां की हत्या की थी। डायने ने बच्चों को टेक्सास में साथ रहने का ऑफर दिया, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। घर से निकाले जाने पर वार्नोस ने सेक्स वर्क से गुजारा किया। 1974 में 18 साल की उम्र में वार्नोस को जेफरसन काउंटी, कोलोराडो में अनुशासनहीनता, शराब पीकर गाड़ी चलाने और हथियार चलाने पर जेल हुई। जमानत के बाद अदालत में न आने पर वार्नोस पर गैर हाजिरी का आरोप लगा। 2 साल बाद वह फ्लोरिडा गई, जहां उसकी मुलाकात 69 वर्षीय मल्टी मिलियनेयर और यॉट क्लब अध्यक्ष लुइस ग्रैजफेल से हुई। दोनों का रोमांस तेज था, लेकिन फेल के प्रपोज करने और वार्नोस के स्वीकारने पर दोनों की सोच स्पष्ट नहीं थी। उनकी सगाई की खबर स्थानीय अखबार में छपी थी और वार्नोस के दादा की मौत के 2 महीने बाद दोनों ने किंग्सले, जॉर्जिया में शादी की। लेकिन यह शायद ही कोई सुखद विवाह था, खासकर क्योंकि वार्नोस ने अपनी नई दौलत और आलीशान जीवन शैली के बावजूद अपनी परेशानियों भरी आदतें जारी रखी। समारोह के कुछ समय बाद की रात, जुलाई 1976 में वार्नोस एक बार गई, जहां वह नशे में होकर आक्रामक हो गई और दूसरों को परेशान करने लगी। जब उससे बार छोड़ने को कहा गया तो उसने मैनेजर पर क्यू बॉल फेंकी, लेकिन मैनेजर समय रहते बच गया। लेकिन वार्नोस ने बॉल इतनी जोर से फेंकी कि वह दीवार में धंस गई। फिर पुलिस ने उसे हमला और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जल्द ही ट्रॉय पुलिस विभाग के भगोड़े वारंट के तहत उस पर आरोप लगे, जिसमें कार में शराब पीना और ड्राइवर लाइसेंस का अवैध उपयोग शामिल था। दोस्त के हैंडबैग में जमानत की रकम आते ही वार्नोस को रिहा कर दिया गया। गौर करने वाली बात है कि गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उसके 21 वर्षीय भाई कीथ की गले के कैंसर से मौत हो गई। वार्नोस ने समारोह में भाग लिया और उसके हाथों में एक गुलाब रखा। वार्नोस के जेल में रहने के बावजूद दोनों शादीशुदा रहे। हालांकि वह अपने नए पति द्वारा अपेक्षित जीवन शैली से धीरे धीरे ऊबने लगी। वह घर पर टीवी देखने के बजाय बार में बाहर रहना ज्यादा पसंद करती थी। एक बार वह फेल से इतनी नाराज हुई कि उसकी भत्ता काटने की धमकी पर उसे काली आंख दे दी। उसकी हिंसा के जवाब में वार्नोस ने उसे उसकी छड़ी से पीटा। फेल ने उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया और शादी रद्द कराने की अर्जी दी। वहीं वार्नोस ने महंगी हीरे की सगाई की अंगूठी गिरवी रख दी। यह शादी जुलाई 1977 में खत्म हो गई थी। अगस्त 1976 में वार्नोस ने हमला और मारपीट के आरोप में गुनाह कबूल कर जुर्माना भर दिया था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह कीथ की जीवन बीमा की लाभार्थी है और उसे $10,000 मिले। अपने पैसे के उत्साह में उसने नई कार, प्राचीन वस्तुएं और स्टीरियो सिस्टम खरीदी। उसके सिर पर छत न होते हुए भी उसने 3 महीनों में सारा पैसा खर्च कर दिया। अगले वर्षों में वार्नोस ने अपराध जारी रखे,
जो अक्सर वित्तीय या धोखाधड़ी से जुड़े मामूली अपराध थे। 1981 में उसने किराना दुकान में डकैती कर $33 चुराए और 1 साल से कम जेल में रहा। 1984 में उसे जाली चेक पास करने पर गिरफ्तार किया गया। 1985 में पुलिस ने उसे पास्को काउंटी, फ्लोरिडा में रिवॉल्वर और गोलियों की चोरी के संदिग्ध के रूप में नामित किया। पीड़ित वही आदमी था जिसने उसे कई दिन सेक्स के बदले कमरा दिया। जेल और कोर्ट में अपने समय के बीच वॉर्नोस कई बॉयफ्रेंड्स के साथ रहती थी। एक ने उसे जल्दी गुस्सा होने वाली, प्यार करने वाली और जुगाड़ू बताया। साथ ही वैक्यूम क्लीनर खराब होने की बात याद की और उसने उसी दिन उसे बदल दिया, चाहे वह चोरी का था। एक और आदमी रिटायर्ड ट्रक ड्राइवर था जो शांत रूममेट चाहता था। उसने याद किया, वह सफाई और खाना बनाती थी। वह किसी तरह कड़वी लगती थी, लेकिन वह हमेशा खुद को संभाल लेती थी, जैसे कि कई और लोग जो उसे जानते थे। उसने यह भी जोड़ा कि वॉर्नोस का गुस्सा बहुत तेज था। 1986 में वॉर्नोस पर कार चोरी, गिरफ्तारी का विरोध और न्याय में बाधा डालने का आरोप लगा, क्योंकि उसने मौसी का पहचान पत्र दिया था। चोरी की गाड़ी में जांचकर्ताओं को 038 कैलिबर रिवॉल्वर और गोलियों का डिब्बा मिला। 6 महीने बाद एक आदमी ने उस पर बंदूक तानकर $200 मांगने का आरोप लगाया, जिससे उसे हिरासत में लिया गया। वॉर्नोस ने आरोप से इनकार किया, लेकिन उसके पास गोलियां और यात्री सीट के नीचे एक 022 पिस्तौल मिली। इसी साल वॉर्नोस ने टायरिया मूर नाम की 24 वर्षीय होटल मेड के साथ रिश्ता शुरू किया। यह जोड़ा डेटोना बीच के एक बार में मिला था और जल्द ही साथ रहने लगा। मूर के बेरोजगार होने पर वॉर्नोस ने सेक्स वर्क से खर्चा चलाया। अगले साल दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक बियर की बोतल से हमला और मारपीट की थी। एक दिसंबर 1989 को फ्लोरिडा के वोलुसिया काउंटी में पुलिस ने एलमंड बीच के पास एक लावारिस वाहन खोजा। नंबर प्लेट जांचने पर पता चला वह 51 साल के रिचर्ड मोलोरी की थी, जो क्लियर वाटर में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के मालिक थे। 12 दिनों तक मोलोरी के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन 13 दिसंबर को उसकी लाश उसकी कार से कई मील दूर एक जंगल वाले इलाके में मिली। उसकी मौत गोली लगने से हुई, क्योंकि बाएं फेफड़े में कई गोलियां लगीं और भारी खून बह गया। यह तय हुआ कि उसकी मौत 30 नवंबर को हुई थी। मैलोरी वुरनोस का पहला शिकार था, लेकिन उसकी हत्या पर उसके बयानों में अक्सर विरोधाभास रहा। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सामने अपनी पहली कबूलनामे में उसने दावा किया कि 51 वर्षीय व्यक्ति ने उसे लिफ्ट दी जब वह हिचहाइकिंग कर रही थी और वे एक सुनसान इलाके में चले गए। हालांकि जब मैलोरी ने उससे सेक्स वर्कर के रूप में सेवाएं मांगी, तो दोनों में जल्दी बहस हो गई। वॉर्नोस को डर था कि मैलोरी उसका पैसा लेकर बलात्कार और लूट करेगा, इसलिए उसने बैग से बंदूक निकाली और दोनों में संघर्ष हुआ। वॉर्नोस ने बताया कि वह सफल रही और उसने मैलोरी पर बंदूक तान दी, जिसके बाद मैलोरी ने बलात्कार का इरादा होने से इनकार किया। वॉर्नोस ने पुलिस को बताया कि उसने उस पर एक बार तब गोली चलाई जब वह ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन वह बाहर निकल आया। वह उसके चारों ओर घूमी और फिर उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर पड़ा। उसने बताया कि उसने उसे 2 बार और गोली मारी, फिर उसकी जेबें टटोली, जो भी कीमती चीजें थी उसे चुरा लिया और फिर उसके शरीर को एक गलीचे के हिस्से के नीचे छुपा दिया। इसके बाद वह उसकी गाड़ी लेकर वहां से चली गई। हालांकि वॉर्नोस की बाद की घटनाएं पहले से काफी अलग थीं। उसने बताया कि सुनसान जगह जाकर दोनों ने शराब, मारिजुआना पी और 5 घंटे बातें की। इसके बाद वॉर्नोस ने कपड़े उतारे, क्योंकि मल्लोरी ने सेक्स के लिए पैसे ऑफर किए, लेकिन इस समय तक उसने कहा कि वह वास्तव में उसकी फीस नहीं चुका सकता था। वह कपड़े पहनने गई, तभी मल्लोरी ने उसकी गर्दन पर रस्सी डालकर जान से मारने की धमकी दी और कहा, बाकी औरतों जैसा तेरे साथ भी करूंगा। उसने फिर उसके हाथों को स्टीयरिंग व्हील से बांध दिया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य किया। बाद में मल्लोरी ने वॉर्नोस को खोला और लेटने को कहा, जिससे वॉर्नोस डर गई। वह संघर्ष करने लगी,
और 51 वर्षीय ने उससे कहा, तू मर चुकी है कमीनी, तू मर चुकी है। वॉर्नोस ने अपना बैग पकड़ा और उसमें से अपनी बंदूक निकाली, जिससे बंदूक को लेकर दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। वह सफल रही और मोलोरी को कई बार गोली मारी। जब उसने चेतावनी अनसुनी कर फिर उसकी ओर बढ़ा। वॉर्नोस ने कहा कि उसने उसकी चीजें चुराकर गिरवी रख दी थी। हालांकि मोलोरी वॉर्नोस का इकलौता शिकार नहीं था। दरअसल मोलोरी की हत्या के बाद वॉर्नोस पर कई और पुरुषों की हत्या करने का शक था। डेविड एंड्रयू स्पियर्स, 47 वर्षीय निर्माण मजदूर, जो 19 मई 1990 को गायब हो गया था। 1 जून को उसके अवशेष सिट्रस काउंटी के दूरदराज इलाके में मिले। वह बिना कपड़ों के था, सिर्फ बेसबॉल कैप पहने था और उसे 6 गोलियां लगी थी। उसका तीसरा शिकार 40 वर्षीय रोडियो वर्कर चार्ल्स एडमंड कार्स्केडन था, जिसकी नग्न लाश 6 जून 1990 को पास्को काउंटी में एक इलेक्ट्रिक कंबल में लिपटी हुई मिली थी। मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि उसे छाती और पेट में शून्य 2-2 कैलिबर से 9 गोलियां लगी थीं। यह पहली नजर में पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि शव बुरी तरह सड़ चुका था। गवाहों ने याद किया कि उन्होंने वॉर्नोस के हुलिये से मिलती जुलती एक महिला को कार्स्केडन की कार चलाते हुए देखा था और बाद में उसी महिला ने उसकी बंदूक गिरवी रखी थी, जिसकी पहचान उसकी ही बंदूक के रूप में हुई थी। पीटर अब्राहम सीम्स इस बीच 65 वर्षीय सेवानिवृत्त मर्चेंट सीमैन थे। अरकनसास से फ्लोरिडा जाते समय वह लापता हो गए। उनकी कार 4 जुलाई 1990 को ऑरेंज स्प्रिंग्स में मिली थी। उनका शव कभी बरामद नहीं हुआ। 31 जुलाई 1990 को 50 वर्षीय सेल्समैन ट्रॉय बैरेस के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 4 दिन बाद उनका शव कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मैरियन काउंटी में स्टेट रोड 19 के किनारे एक जंगल वाले इलाके में पाया गया। उनका शव सड़ा हुआ था, लेकिन 2 गोली लगने के घाव पाए गए। चार्ल्स रिचर्ड हम्फ्रीज, 56 वर्षीय सेवानिवृत्त अमेरिकी वायुसेना के मेजर और पुलिस अन्वेषक, की 11 सितंबर 1990 को हत्या हुई थी। अगले दिन मैरियन काउंटी में वे कपड़े पहने मिले। सिर और धड़ में 7 गोलियां थीं, जबकि उनकी कार सुविनी काउंटी में मिली। वॉर्नोस का अंतिम शिकार 61 वर्षीय वॉल्टर एंटोनियो था, जिनका शव 19 नवंबर 1990 को डिक्सी काउंटी की एक दूरस्थ सड़क पर मिला। अन्य कई पीड़ितों की तरह वे भी नग्न थे और उन्हें गोली मारकर हत्या की गई थी। पीठ और सिर में 4 गोलियां लगने से उनकी मौत हुई और उनकी कार ब्रेवार्ड काउंटी में मिली। 5 पीड़ितों के शरीर से निकली गोलियों में समानता मिली और बाद में वे वॉर्नोस की इस्तेमाल की गई बंदूक से मेल खाईं। वॉर्नोस और मूर को 4 जुलाई 1990 को पीटर सिम्स की कार छोड़ते हुए देखा गया था। गवाह ने पहचान बताई। जांचकर्ताओं ने उन्हें खोजने के लिए मीडिया अभियान शुरू किया। स्थानीय अश्लील दुकानों की गहन जांच में पीड़ितों की कई वस्तुएं सबूत के रूप में मिली। पॉन शॉप की रसीद और सीमेंस की कार में मिले फिंगरप्रिंट मेल खाते थे। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स को डेटाबेस में वॉर्नोस से मिलाया, क्योंकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से था। वॉर्नोस 9 जनवरी 1991 को वेलुसिया काउंटी के लास्ट रिजॉर्ट बाइकर बार में गिरफ्तार हुई थी, लेकिन कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उसे तुरंत यह नहीं बताया कि यह हत्याओं की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। उसने बताया कि यह वारंट लॉरी ग्रोडी के नाम पर है, जो उसकी आंटी थी और जिनका ड्राइवर लाइसेंस उसने चुराया था। गौरतलब है कि मूर उस समय भी वॉर्नोस के साथ ही रह रही थी जब मोलोरी की हत्या हुई थी और उसने दिसंबर की शुरुआती घंटों में इसके बारे में जाना था। 1 तारीख को वॉर्नोस कई दिनों से काम कर रही थी और नशे में घर लौटी। उसने मूर को बताया कि उसने उसी सुबह एक आदमी को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। शुरुआत में मूर ने इसे गंभीर नहीं लिया। बाद में कहा कि उसे साथी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महीनों बाद उसे पता चला कि एजेंसियां हत्याओं की एक श्रृंखला में 2 महिलाओं को ढूंढ रही हैं। वह परिणामों से डर गई और वॉर्नोस को छोड़कर अपने गृह राज्य पेंसिल्वेनिया लौट गई।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मूर को ढूंढ लिया और उसने पूछताछ के लिए फ्लोरिडा लौटने पर सहमति दी ताकि वह खुद को मामले से अलग कर सके। उसने सहमति दी कि वह वॉर्नोस से स्वीकारोक्ति लेगी और बदले में अभियोजन व सजा से छूट पाएगी। उसने पुलिस के कहने पर साथी से कई बार फोन पर बात की ताकि स्वीकारोक्ति मिल सके, जिसमें मूर मदद मांग रही थी और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी। 14 जनवरी को वॉर्नोस की पहली कॉल आई, जब उसे नहीं पता था कि उस पर हत्या का आरोप लगेगा। उसने मूर को यह बताया। जब उस जवान महिला ने अपनी चिंता जाहिर की तो वॉर्नोस ने कहा, मैं यहां सिर्फ 86 के छुपे हुए हथियार के आरोप और एक ट्रैफिक टिकट के लिए हूं। मैंने अखबार पढ़ा यार, और मैं उन छोटे संदिग्धों में नहीं था। यह बस पहचान की गलती थी। 3 दिनों में वॉर्नोस ने समझा कि उससे कबूलनामा लेकर मूर को बचाना है। उन्हें शक था कि उनकी फोन बातचीत पुलिस सुन रही है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी बातों में खुलकर बोलने लगी और मूर से कहने लगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी क्योंकि तुम बेगुनाह हो। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। सुनो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कबूल कर लूंगी। 16 जनवरी को वॉर्नोस ने कबूल किया और अधिकारियों को बताया कि मूर इन हत्याओं में शामिल नहीं थी। उसने बार बार कहा कि हत्याओं में उसकी कोई गलती नहीं थी, सब कुछ उसने आत्मरक्षा में किया। उसका वकील परेशान था क्योंकि वह सब कुछ आसानी से मान लेती थी और गलती से आपत्तिजनक बात कहने पर अपनी कहानी बदल देती थी। अगले कुछ हफ्तों में वॉर्नोस मीडिया की सनसनी का केंद्र बन गई। किताब और फिल्म के ऑफर मूर, जासूसों, वॉर्नोस के रिश्तेदारों और खुद वॉर्नोस को मिलने लगे, जो इन सुर्खियों का आनंद ले रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह अपने अपराधों से कानूनी रूप से कोई फायदा नहीं उठा पाएगी। इन सबके बीच अर्लीन प्राउल, जो 40 की उम्र में एक बार फिर से ईसाई धर्म अपनाने वाली महिला थी, ने अखबार में वॉर्नोस की फोटो देखने के बाद उसे पत्र लिखना शुरू किया। उसने सीरियल किलर से कहा कि यीशु ने मुझे तुम्हें लिखने के लिए कहा है, और उसने अपने संपर्क विवरण भी दिए। प्राउल जल्द ही वॉर्नोस के लिए एक तरह की सलाहकार बन गई। उन्होंने वॉर्नोस से कहा कि उसके सरकारी वकील उस पर पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, जिससे वॉर्नोस ने नए वकीलों की मांग की। प्राउल ने कातिल से अपने रिश्ते को आत्मा से जुड़ा बताया और कहा कि हम बाइबिल के जोनाथन डेविड जैसे हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा एक हिस्सा उसके साथ जेल में फंसा हुआ है। हमेशा हमें दूसरे के विचार और भावनाएं पता होती हैं। उसने फिर दावा किया कि अगर दुनिया असली आइलीन वॉर्नोस को जान ले तो कोई भी जूरी उसे दोषी नहीं ठहराएगी। प्रोल ने उस सुर्खियों को अपनाया जो एक जल्द ही दोषी ठहराए जाने वाले हत्यारे के साथ व्यक्तिगत संबंध होने के कारण मिली थी। 1991 में वह टॉक शोज में दिखी और टैब्लॉइड रिपोर्टरों से मिली। वह वॉर्नोस की असली प्रकृति का प्रचार करती थीं और उन्हें दयालु, विचारशील व नैतिक बताती थीं। उन्होंने वॉर्नोस के लिए पत्रकारों से मिलने की व्यवस्था की, जहां वॉर्नोस ने अपनी कहानी बताई कि वह अक्सर पुरुषों के हाथों यौन हिंसा की शिकार रही थी और अब वह इससे तंग आ चुकी थी। वह सिर्फ एक महिला थी जो हिंसक माहौल में डर गई थी और अपनी सुरक्षा के लिए वही तरीका अपनाया, जिससे स्थिति की अजीबता प्राउल के साथ और बढ़ गई। उन्होंने और उनके पति ने 22 नवंबर 1991 को कानूनी रूप से वॉर्नोस को गोद लिया था। 14 जनवरी 1992 को वॉर्नोस पर रिचर्ड मॉलोरी की हत्या का मुकदमा शुरू हुआ। विलियम्स नियम के तहत अभियोजन पक्ष को वॉर्नोस के अन्य अपराधों के सबूत पेश करने की इजाजत मिली ताकि अपराध का पैटर्न दिख सके। बचाव पक्ष ने बताया कि मॉलोरी को मैरीलैंड में बलात्कार के प्रयास का दोषी पाया गया और अधिकतम सुरक्षा सुधार गृह में भेजा गया। फिर उसे 8 साल उस सुधार गृह में रखकर इलाज किया गया। 50-60 के दशक और 1961 में उसके रिकॉर्ड में उसकी मजबूत समाज विरोधी प्रवृत्तियां देखी गईं। वॉर्नोस को 27 जनवरी 1992 को मैलोरी की हत्या का दोषी पाया गया। उसकी सजा के समय एक मनोचिकित्सक ने उसे सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार और समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार का निदान किया। 4 दिन बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई। 31 मार्च 1992 को वॉर्नोस ने चार्ल्स हम्फ्रीज,
टोनी बेरेस और डेविड स्पियर्स की हत्याओं पर कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि वह भगवान के साथ सही होना चाहती थी। मई में उसे 3 और मौत की सजाएं मिली। बाद में उसने चार्ल्स कैस्काडाइन और वॉल्टर एंटोनियो की हत्या कबूल की, जिससे उसे 2 और मौत की सजाएं मिली। पीटर सिम्स पर आरोप नहीं लगे क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली। वॉर्नोस ने ब्राउवर्ड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, फ्लोरिडा में अपनी मौत का इंतजार किया। उसने 1996 में यूएस स्टेट सुप्रीम कोर्ट में अपील की, पर याचिका खारिज हो गई। 2001 में उसने फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर सभी लंबित अपीलें और वकीलों को वापस लेने की इच्छा जताई। उसने कहा कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है और जिन पुरुषों की हत्या के लिए दोषी ठहराई गई वे उसी ने मारे। वर्षों तक आत्मरक्षा का दावा करने के बाद वॉर्नोस अपने आखिरी साल में संदेहास्पद और कठिन कैदी बन गई। 2002 में उसने जेल कर्मचारियों पर उसके खाने में थूक और पेशाब मिलाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसका दावा था कि उसने सुना कि वे उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, चाहते थे कि वह खुदकुशी कर ले और फांसी से पहले उसके साथ बलात्कार करने की बात कर रहे थे। उसने अक्सर जेल जीवन की शिकायत की, जिसमें उसे कपड़े उतरवाकर तलाशी लेना, हथकड़ी लगाना, खिड़की की जांच, कम पानी का दबाव और जेल की दीवारों के भीतर अन्य अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। वह कभी कभी नहाने और खाना खाने का बहिष्कार कर देती थी जब कुछ खास अधिकारी ड्यूटी पर होते थे। अपनी आखिरी इंटरव्यू में जो निक ब्रूमफील्ड के साथ थी, उसने जेल की स्थिति की शिकायत की और कहा कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और सिर पर ध्वनि दबाव डाला जा रहा है। उसका दावा था कि उसका खाना पानी मिलावटी किया जा रहा था ताकि वह पागल दिखे। कैमरे पर उसके आखिरी शब्द थे, धन्यवाद समाज, मेरी जिंदगी बर्बाद की। 9 अक्टूबर 2002 को सुबह 9:47 बजे 46 साल की उम्र में वॉर्नोस को घातक इंजेक्शन से फांसी दी गई। उसने अपना आखिरी खाना लेने से मना कर दिया और उसकी जगह कॉफी ली। उसके आखिरी शब्द थे, हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं रॉक के साथ सफर कर रही हूं और मैं वापस आऊंगी। जैसे इंडिपेंडेंस डे यीशु के साथ, 6 जून जैसे फिल्म बिग मदरशिप और सब कुछ, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। वह फ्लोरिडा स्टेट जेल में मर गई थी। वॉर्नोस की बचपन की दोस्त डॉन बॉटकिंस, जो उसकी मौत तक उसके साथ संबंध में रही, ने उसकी राख को अपने पास लिया और उसे मिशिगन में बिखेर दिया। बाद में उसने रिपोर्टरों से कहा कि उसका जीवन अब तक सबसे बुरा था। आइलीन पर हत्या के आरोप सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। अगर आप वहां होते और उसकी जिंदगी का बुरा व्यवहार देखते तो सब समझ आता। उसकी मां डायन ने कहा कि बेटी को माता पिता को सौंपने का पछतावा है। उसने याद किया, पूरा परिवार मुझसे गुजारिश करता रहा कि मैं एलिन और कीथ को उनके माता पिता के पास छोड़ दूं, जो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। परिवार ने उससे ऐसा करने को कहा क्योंकि वह अकेली किशोर मां होकर संभाल नहीं सकी। हत्या की खबर फैलते ही उसने कहा, मुझे बच्चों को अजनबियों को गोद दे देना चाहिए था। हमारा परिवार बाल शोषण का शिकार हुआ। मेरे पिता मुझे शब्दों से अपमानित करते थे। मेरी मां भी मुझे शब्दों से अपमानित करती थी और हमें हमेशा यही बताया जाता था कि हम किसी काम के नहीं हैं। वॉर्नोस का आपराधिक करियर आज भी विवादास्पद बना हुआ है, जहां कई लोग मानते हैं कि वह परेशान थी, लेकिन उसने जानबूझकर ठंडे दिमाग से हत्या की। वहीं कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। पुरुषों के शोषण, उपेक्षा और हिंसा ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हर हत्या आत्मरक्षा में थी और उसके पास मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना उसे मार दिया जाता या उसके साथ यौन हिंसा होती। निक ब्रूमफील्ड मानते थे कि उसकी हिंसा उसके जिंदा रहने का तरीका थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है एलिन सच में मानती थी कि उसने आत्मरक्षा में हत्या की थी। मुझे लगता है कि गहरे मानसिक रोगी जीवन के लिए खतरे और मामूली असहमति में फर्क नहीं समझते।